चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की, जिसके अंदर हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स की। तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, तो नो डाउट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फटाफट से, ज़्यादा नहीं है, 6 ही हैं, तो फटाफट से समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अगर आप शुरू से कनेक्टेड वे में इन चीज़ों को देखते हुए आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक्स कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की अब जरूरत बच जाती है, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर था, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था, जिसको हमने मल्टी लेवल पे समझ लिया है। तो अब आप सीधा सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के योग्य हैं, अनलेस अदरवाइज कि आप शुरू से सारी चीज़ों को कॉन्टिन्यूसली देखते हुए आ रहे हैं। चलिए सर, तो पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कह रहा है, इफ अ फर्म बिलीव्स दैट सम ऑफ इट्स डेटर्स में डिफॉल्ट, कुछ डेटर्स इनके डिफॉल्ट कर सकते हैं, इट शुड एक्ट ऑन दिस बाय मेकिंग श्योर दैट ऑल पॉसिबल लॉसेज आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। इनको कैसा करना चाहिए? जो भी पॉसिबल लॉसेज, जो भी उनका अनुमान है कि ये लॉस हो सकता है, उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कन्वेंशन? तो कौन से कन्वेंशन का एग्जाम्पल है? तो आपने देखा है, डू नॉट एंटिसिपेट योर फ्यूचर प्रॉफिट बट एंटिसिपेट ऑल योर फ्यूचर लॉसेस। को भी भविष्य में अगर आपको नुकसान होने वाला है और उसका आपको अनुमान हो चुका है, आप उसको भाप पा रहे, एक तरीके से समझ पा रहे हो उस लॉस को, तो उसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना होता है। ऐसा कौन कहता है आपको? ऐसा कहता है प्रूडेंस। प्रूडेंस कह सकते हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसा कंजर्वेटिज्म जो है वो भी कह के चलता है, एक ही बात है। ठीक है सर। अगला, द फैक्ट दैट अ बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अ ऑनर इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय विच कॉन्सेप्ट? मतलब कि हम कहते हैं कि बिजनेस और जो उसका ऑनर है, दोनों के दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। ऐसी बात कौन अच्छे से समझाता है आपको? तो आपने पढ़ा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि इस बात को अच्छे से समझा के चलता है। एवरीथिंग अ फर्म्स ओन इट ऑल्सो ओज आउट टू समबडी, मतलब कि जो भी फॉर्म के पास है वो किसी ना किसी के थ्रू आया हुआ है। दिस कोइंसिडेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय विच कॉन्सेप्ट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए एक बैलेंस शीट है, उसकी आपने एक कोई बिजनेस है, उसमें आपने बैलेंस शीट देखी, उधर एक एसेट है और इधर लाइबिलिटी है। तो हमने देखा था कि जितनी भी आपके एसेट होंगे वो किसी ना किसी से आपने उधारी ले रखा होगा, चाहे वो आपका मालिक ही क्यों ना हो। बहुत लॉजिकल है कि मालिक ने पैसा लगाया, कैपिटल बना, और इधर आप कहते हो कि आपके बैंक में उतना पैसा आ गया। मालिक ने मशीनरी लाया, कैपिटल बना, इधर उतने की मशीनरी आ गई। आपने लोन लिया तो लोन में बैंक में पैसा आया, यहां पे क्या आ गया? उतने का लोन आ गया। आपने कोई माल को बेचा, कोई आपने आइटम है उसको आपने बेच दिया, तो बैंक में पैसा प्लस हो गया और स्टॉक से उतना पैसा माइनस हो गया। तो कुल मिला के जितने भी आपके एसेट्स हैं, इसको कोई ना कोई लेने वाला है, या तो वो आपका मालिक होगा या तो वो बाहर वाला होगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो या तो अपना पैसा लगाते हो या फिर आप लोन लेके पैसा लगाते हो, और यही पैसा आपके बिजनेस में चल रहा होता है, रूट कर रहा होता है अलग अलग फॉर्म में, चाहे वो एसेट की फॉर्म में रखा हो, चाहे वो स्टॉक की फॉर्म में रखा हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में रखा हो, किसी भी फॉर्म में रखा हो, कोई ना कोई इसका मालिक होगा। या तो वो लोन वाला बंदा होगा जिसने उधार दिया था, जिसका ये एसेट है, या अगर लोन ही नहीं है या फिर बहुत कम लोन है तो बाकी बचा वो जो होगा वो किसका होगा? ऑनर का होगा, जो कि अल्टीमेटली वो अपना पैसा मांगेगा, तो आपको इसी एसेट से उसको पैसे को निकाल के देना पड़ेगा। तो ऐसी बात कौन कहता है? जहां पे इसका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, या फिर ऐसा कह सकते हो एसेट इज इक्वल टू इंटरनल लाइबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो ये कौन बताता है आपको? ये बता के चलता है आपको डुअल एस्पेक्ट। ये कौन बताता है? डुअल एस्पेक्ट, की हर एक ट्रांजैक्शन के डुअल इंपैक्ट होते हैं। तो डुअल इंपैक्ट आपके अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेट में इस तरीके से डिपिक्ट किए जाते हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा अच्छे तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट किया गया है, बट ऐसा अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसके अंदर। The dash concept states that if straight line method of depreciation is used in 1 year, then it should also be used in the next year। कह रहा है एक मेथड है डेप्रिसिएशन का, उसको अगर हमने एक साल यूज किया है तो हमें अगले वाले साल में भी उसको यूज करना चाहिए। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट आपको कह के चलता है? तो कंसिस्टेंसी आपको कहता है कि भैया कंसिस्टेंट रहो, एक टाइप की पॉलिसी मेथड, जो भी आपके डिसीजंस हैं जो आपने एक साल ले लिए, उसी टाइप के डिसीजन आप अगले साल भी फॉलो करें, उसमें बार बार बदलाव ना करें, अपने टेक्निक्स में, अपने मेथड्स में चेंजेस ना करें। ठीक है सर। अगला सवाल, अ फर्म में होल्ड स्टॉक विच इज हैविली इन डिमांड। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक में बी इंक्रीजिंग, नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसीजर इज टू इग्नोर दिस बिकॉज ऑफ डैश। मतलब क्या हुआ कि यहां पे क्या कह रहा है कि भैया आपने कुछ स्टॉक था उसको बचा के रख लिया। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि इसकी तो मार्केट में बहुत डिमांड होने वाली है। बहुत डिमांड होगी तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक का जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। स्टॉक का मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा तो आपका वो प्रॉफिट होगा। लेकिन आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर कहता है भाई साहब इस टाइप की बातों पे ध्यान मत दो, इसको इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि ये भविष्य का प्रॉफिट है, ये फ्यूचर प्रॉफिट है, और आपका एक कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है?
प्रूडेंस जो ये कहते चलता है कि भैया डू नॉट एंटिसिपेट योर फ्यूचर प्रॉफिट बट एंटिसिपेट ऑल योर फ्यूचर लॉसेस। तो ये फ्यूचर का प्रॉफिट है, इसको इग्नोर करो, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर यही ऐसा होता कि आपका स्टॉक ऐसा है जो कि मार्केट में बहुत गंदे तरीके से डिक्लाइन हो गया, उसका रेट शार्प डिक्लाइन आया है उस रेट के अंदर, तो उस केस में हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते, उसको इग्नोर नहीं करते। वो भी कौन सा कॉन्सेप्ट कहता? प्रूडेंस। ठीक है सर। अगला सवाल, द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म इज रिमार्केबली इनकॉम्पिटेंट but the firm's accountant cannot take this into account while preparing books of accounts because of डैश कॉन्सेप्ट। कह रहा है क्या कि जो मैनेजमेंट है वो इनकॉम्पिटेंट है, बहुत ही ज्यादा वाली नलायक है, बहुत ही ज्यादा नालायक है। लेकिन भैया जो उसका अकाउंटेंट है वो उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, उसको ये नहीं कह सकता कि जी मेरी मैनेजमेंट नालायक है तो हमारा नुकसान हो जाएगा, या मेरी मैनेजमेंट नालायक है तो वो जो सेल है वो नहीं कर पाएगी। इस टाइप की बातें कुछ भी हो, क्यों? क्योंकि उसको आप मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि इस टाइप की क्वालिटी नेचर के एस्पेक्ट को इग्नोर किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मनी के टर्म्स में जिसको वैल्यू कर सकते हैं उसी को हम बुक्स में रिकॉर्ड करके चलते हैं। चलिए सर, तो कुछ ट्रू फॉल्स और हैं, ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, आगे एमसीक्यू शुरू हो जाएंगे। आपके 6 सवाल है इसके अंदर, कुछ ज्यादा नहीं है, फटाफट से समझेंगे और हमें समझ में आ जाएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है? कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस रिजल्ट्स इन अंडरस्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड एसेट्स एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। कह रहा है जो कन्वेंशन है प्रूडेंस का, इससे हमारे जो एसेट्स हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? अंडरस्टेट हो जाते हैं। प्रॉफिट जो है वो भी अंडरस्टेट हो जाता है, अंडरस्टेट का मतलब कम हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट या एसेट कम होगा तो क्या बढ़ेगा? आपकी लायबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दिस इज द डुअल एस्पेक्ट। ठीक है, तो अब ये जो कन्वेंशन है प्रूडेंस का, जिससे ये नुकसान होता है हमने को या फिर ये उसका इंपैक्ट आता है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? क्या ये सही है? तो हमने पीछे सीखा था, हमने एक सीखा था सीक्रेट रिजर्व वाला सवाल, जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि आपका जो प्रूडेंस है वो आपका सीक्रेट रिजर्व बनाने में मदद करता है। और सीक्रेट रिजर्व कैसे बनता है? कि आपका प्रॉफिट वो कम कर देता है। जैसे आप लॉस रिकॉर्ड करते हो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, जबकि एक्चुअल में वो लॉस अभी आपको हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक एंटीसिपेटेड लॉस है, जो कि भविष्य में हो सकता है, हो सकता है ना हो, लेकिन अगर होगा भी तो भविष्य में होगा। आज की डेट में आप उसको लॉस क्यों दिखा रहे हो? तो इसलिए ये कन्वेंशन ऐसा है कि इसका जो परिणाम है, जो इसका इंपैक्ट है, जो इसका रिजल्ट है, वो यही आता है कि आपका प्रॉफिट अंडरस्टेट हो जाता है, या फिर कह लो एसेट अंडरस्टेट हो जाता है। एसेट अंडरस्टेट का एग्जांपल देखा था कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर 2 लाख से 1,80,000 होगी तो आप 1,80,000 लिखते हो, 2 लाख नहीं लिखते हो, तो आपने अपने एसेट को अंडरस्टेट कर दिया। और जैसे ही एसेट अंडरस्टेट होगा उसका अपोजिट इंपैक्ट क्या होगा? कि आपकी लायबिलिटी जो है वो ओवरस्टेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसको हम और डिटेल में समझ लेंगे। लायबिलिटी वाले पार्ट पे मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट अगर ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए हैं तो आप इसको ट्रू फॉल्स के रूप में बता सकते हैं कि द आंसर इज ट्रू। अगला सवाल आता है, एसेट विल बी इक्वल टू कैपिटल इफ देयर आर नो लायबिलिटीज। कह रहा है लायबिलिटी अगर ना हो तो जो एसेट है और जो कैपिटल है वो बराबर होंगे। क्या सही कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है। जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या होता है? वो होता है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब अगर लायबिलिटी 0 होगा तो क्या हो जाएगा? एसेट इक्वल टू कैपिटल। तो आंसर इज ट्रू। अगला, रेवेन्यूज आर मैच्ड विद एक्सपेंसेस इन अकॉर्डेंस विद गोइंग कंसर्न एजम्पशन। मतलब कि रेवेन्यूज को हम एक्सपेंस से मैच करके चलते हैं, और ऐसा कौन कहता है? ऐसा गोइंग कंसर्न कहता है। बताइए सही कह रहा है या गलत कह रहा है? तो आपने देखा है कि ये मैचिंग की बात कौन करता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट, ना कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो इसलिए यहां पे जो ये जवाब है ये क्या है? गलत है। अगला सवाल, इंटायर लाइफ of the firm is divided into some time intervals for the measurement of profits in accordance with going concern concept। कह रहा है क्या कि जो लाइफ होती है हमारे फर्म की उसको हम डिवाइड कर देते हैं कुछ टाइम इंटरवल्स के अंदर, ताकि हम प्रॉफिट या लॉस जो है वो मेजरमेंट कर पाए। ऐसा जो है ये किसके कहने पे करते हैं? ऐसा हम गोइंग कंसर्न के कहने पे कहते हैं। तो बताइए जी सही कह रहा है क्या? क्या ऐसा आप गोइंग कंसर्न में पढ़ते हो या फिर आप अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में पढ़ते हो? ऐसा तो सर हमने तो ऐसा पढ़ा था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अंदर। दैट मींस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगला, मटेरियलिटी प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। तो ऑब्वियस ही बात है, ये हम पीछे भी देख चुके हैं इसके रिलेटेड सवाल कि मटेरियलिटी अपने आप में एक एक्सेप्शन होता है फुल डिस्क्लोजर का। रीजन बीइंग, फुल डिस्क्लोज कहता है सब डिस्क्लोज कर दो, मटेरियलिटी कहता है सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें डिस्क्लोज करो। तो अगर मटेरियलिटी की बात आप मानोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपका कन्वेंशन यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर वाला फेल हो जाएगा और वो
चलेगा, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि दोनों अपने आप में एक कन्वेंशन चल रही है। तो कोई अगर मटेरियलिटी फॉलो करेगा तो फुल डिस्क्लोजर फॉलो नहीं कर पाएगा, कोई फुल डिस्क्लोजर फॉलो करेगा तो मटेरियलिटी फॉलो नहीं हो पाएगा। ऑल्दो फुल डिस्क्लोजर पे आप इंफॉर्मेशन सारा कन्वे करोगे, बट मटेरियलिटी आपको यही बात बताता है कि सारा नहीं बताना भाई साहब, सिर्फ इंपॉर्टेंट का बताने का, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि ये इसका एक्सेप्शन तो है। अगला स्टेटमेंट आता है, इफ अ फर्म अडॉप्ट्स डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन 2 अकाउंटिंग पीरियड्स इट कन्फ्लिक्ट्स विद द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। कह रहा है अगर ऐसा करते हैं कि 2 अकाउंटिंग पीरियड में 2 अलग अलग प्रिंसिपल्स को वो लगाते हैं तो ये किसी एक जो कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट है उसका कंफ्लिक्ट है। तो क्या ये बिल्कुल सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है। कंसिस्टेंसी कहता है कि जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे वो हर साल सेम 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 चलना चाहिए सारे अकाउंटिंग पीरियड में। लेकिन अगर आप किसी अकाउंटिंग पीरियड में अलग अलग लगाते हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। आप ऐसा कर तो सकते हैं लेकिन आपको इस बात को डिस्क्लोज करके चलना होता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो कोई अगर ऐसा कर रहा है तो ही कैन डू इट, ही कैन डू सो, बट उसको डिस्क्लोजर उसका देना पड़ेगा कि लास्ट ईयर कुछ और था, इस साल कुछ और है। चलिए जी, दिस इज ऑल फॉर टिल नाउ। आगे बात करेंगे हम एमसीक्यूज की।